एपिसोड 125। आसमान जल रहा था और धरती कांप रही थी। हर जगह अनगिनत लाशें बिछी हुई थीं, जो पहाड़ों और समुद्रों में भर गई थीं। उनसे बहता हुआ ताज़ा खून एक लाल नदी में मिल गया। विक्रम प्रताप सिंह को अपने चारों ओर पड़े सेंट्रल प्लेन्स के करोड़ों नागरिकों की लाशों से उठती घनी मौत की आभा भी दिखाई दे रही थी। दूसरी ओर, विदेशी जाति के अनगिनत घुड़सवार धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कोई नहीं जानता था कि ये विदेशी घुड़सवार सेनाएं कहां से आई थीं। न ही कोई जानता था कि वे इस दुनिया को नष्ट करने पर क्यों आमादा थे। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि 10 साल पहले, ये मौत की आभा से भरी विदेशी घुड़सवार सेनाएं कहीं से भी प्रकट हुईं। और कुछ ही सालों के छोटे से अंतराल में, उन्होंने सभी साम्राज्यों को तहस नहस कर दिया। इन विदेशी घुड़सवारों के आगमन के साथ ही धरती अंदर की ओर ढह गई और अंतरिक्ष हिल गया। विनाश। करोड़ों जीव जंतु सूखकर हड्डियों में तब्दील हो गए। इस समय, विक्रम प्रताप सिंह जिस समूह का नेतृत्व कर रहा था, वह इस दुनिया की अंतिम लड़ाकू शक्ति थी। इस विशाल भूमि के केंद्र में, विक्रम प्रताप सिंह ने केंद्रीय दिव्य महाद्वीप की अंतिम बची हुई सेना का नेतृत्व किया। जैसे तालाब में तैरता हुआ एक डेक्वीड, वह अंत आने का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। इतने सालों की कठिनाइयों से गुजरने के बाद, विक्रम प्रताप सिंह को लगा कि उसका दिल पहले से ही दृढ़ हो चुका है। फिर भी, जब नियति का क्षण उसके सामने आने वाला था, तो विक्रम प्रताप सिंह कांपने से खुद को नहीं रोक सका। दुख, पीड़ा और निराशा उसके भीतर उमड़ पड़ी, लेकिन ये आत्मदया नहीं थी। ये उसके भाइयों के लिए थी और उस अंतिम लक्ष्य के लिए जो उसकी इस मातृभूमि, केंद्रीय दिव्य महाद्वीप की प्रतीक्षा कर रहा था। जनरल, कृपया मुझे जल्दी चले जाने के लिए क्षमा करें। आपकी कोई गलती नहीं है कि हम इस स्थिति तक पहुंच गए। जनरल, आपने पहले ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर लिया है। हमारे लिए दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसके लिए पहले से ही तैयार हैं। कम से कम, अंत में, हमने महान राजवंश को शर्मिंदा नहीं किया। इस जीवन में जनरल के साथ रहने में सक्षम होने के लिए, मैंने व्यर्थ नहीं जिया है। जनरल, चलो अगले जन्म में फिर मिलते हैं। आओ, विदेशी बदमाशों, चलो एक आखिरी राउंड लड़ते हैं। हा हा हा। अल्पविराम। एक एक करके उसके पास से जाने पहचाने लोग निकल गए और जोर जोर से हंसने लगे। वे विदेशी जाति की असीम सेना की ओर दृढ़ता से आगे बढ़े, जैसे पतंगे आग की लपटों की ओर आकर्षित होते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे प्यारे भाइयों। हम जल्द ही फिर मिलेंगे। आधी रात को लुप्त हो रही उन परिचित आकृतियों को देखकर, विक्रम प्रताप सिंह की आंखों से आंसू बह निकले, जो लगातार उसके गालों पर बह रहे थे। एपीफाइलम एक ऐसा फूल है जो क्षण भर के लिए खिलता है और फिर लुप्त हो जाता है। विक्रम प्रताप सिंह इस दुनिया से कोई प्राणी नहीं था। वास्तव में, अगर वह दुर्घटना न होती, तो उसे किसी दूसरे समय स्थान सातत्य में धूप और बारिश का आनंद लेते हुए, अपनी विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरी करते हुए और अपना शेष जीवन शांति से व्यतीत करना चाहिए था। फिर भी, 30 साल पहले, एक रहस्यमय शूटिंग स्टार अचानक प्रकट हुआ, जो उसे इस दुनिया में ले आया जो इतिहास में सेंट्रल प्लेन्स के ग्रेट टैंक के समान था। फिर भी, यह एक पूरी तरह से अलग दुनिया थी। और इसमें, वह जनरलों के एक कबीले का 15 वर्षीय बेटा बन गया। वहां पहुंचने पर उसे विश्वासघात और भय का अनुभव हुआ। उसे लगा कि वह पूरी तरह से बेबस है और यहाँ की किसी भी चीज का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक आपदा आए और जो लोग उससे प्यार करते थे, वे एक के बाद एक मर गए। उस पल, विक्रम प्रताप सिंह वास्तविकता से जाग गया और उसकी लड़ाई की भावना जग गई। यह अफसोस की बात थी कि पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। इस दुनिया में, विक्रम प्रताप सिंह ने कई अलग अलग चीजों का अनुभव किया था। 10 साल तक लक्ष्यहीन भटकने के कारण वह अपने जीवन काल में साधना करने का आदर्श अवसर खो बैठा। आखिरकार, कुछ संयोगों और सेना की कमान के कारण जो उसने अपने पिछले जीवन में रणनीतिक खेल खेलकर हासिल की थी, वह साम्राज्य के विभिन्न वरिष्ठों की स्वीकृति प्राप्त करने में सक्षम हो गया। उन्होंने अपनी सारी मूल ऊर्जा उसमें डाल दी, जिससे वह साम्राज्य का अंतिम ग्रैंड मार्शल बन गया, वह व्यक्ति जिसने केंद्रीय मैदानों की अंतिम आशाओं को अपने कंधों पर उठा लिया। फिर भी, बहुत देर हो चुकी थी। वह बहुत कुछ खो चुका था, बहुत कुछ। भले ही उसने अपना सब कुछ दे दिया, फिर भी वह असफल ही रहा। अपने दिल में दुख को जकड़ते हुए, विक्रम प्रताप सिंह ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे मौत का डर नहीं था, बस इतना डर था कि अभी समय नहीं आया है। वह अभी भी इंतजार कर रहा था।
कोई था जिसे अगर वह नहीं मारता तो मरने के बाद भी उसे चैन नहीं मिलता। वह इस सब के लिए दोषी था। अगर वह न होता तो साम्राज्य इस हद तक कमजोर नहीं होता। विक्रम प्रताप सिंह को घृणा महसूस हुई। केवल ताज़ा खून ही उसके दिल में मौजूद अंतहीन नफरत को धो सकता था। लेकिन दूसरा पक्ष बहुत चालाक था। वह कभी भी आसानी से खुद को नहीं दिखाता था और विक्रम प्रताप सिंह को कभी भी हमला करने का मौका नहीं मिल पाता था। केवल इस बार, जब वह उसे बाहर निकालने के लिए इस बंजर घाटी में आया, तो विक्रम प्रताप सिंह जानता था कि वह निश्चित रूप से आने की अपनी इच्छा को दबाने में असमर्थ होगा। 30 साल तक वह छिपता रहा था। इस बार जब जीत उसके करीब थी, तो वह निश्चित रूप से छाया से बाहर निकलेगा। विक्रम प्रताप सिंह, आत्मसमर्पण कर दो। मैंने पहले ही राजा से बात कर ली है और अगर तुम आत्मसमर्पण करने को तैयार हो, तो वह तुम्हें मौत से बचा सकते हैं। अचानक दूर से एक आवाज गूंजी। विदेशी घुड़सवारों के अंतहीन समुद्र के पीछे एक मोटा लड़खड़ाता हुआ व्यक्ति अपने शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा दिख रहा था। उसकी दृष्टि में खुशी झलक रही थी, लेकिन साथ ही डर और आशंका भी दिखाई दे रही थी। वह किसी भी तरह से कायर व्यक्ति नहीं था। हालांकि यह एक रहस्य था कि उसके सामने वाला व्यक्ति इतना अविश्वसनीय क्यों था। उसके पास बहुत ज्यादा सैन्य शक्ति नहीं थी, फिर भी वह अपने से 10 गुना ज्यादा संख्या वाले विरोधियों को हराने में सक्षम था। उन्होंने केवल कुछ वर्षों के लिए ही केंद्रीय मैदानों की सेना का नियंत्रण अपने हाथ में लिया था, लेकिन उनकी सेना के अधीन आने वाले विदेशी योद्धाओं की संख्या दर्जनों वर्षों के बराबर थी। यदि उसे इस आदमी का डर न होता तो वह इतने लंबे समय तक छिपा नहीं रहता। गद्दार! विक्रम प्रताप सिंह ने उस आकृति को देखा और उसकी आंखों में घृणा की आग जल उठी। अगर कोई उनके साथ गठबंधन करके उनका मार्गदर्शन न करता, तो विदेशी घुड़सवार सेना इतने कम समय में इतना नुकसान कैसे पहुंचा सकती थी और बड़े बड़े भूखंडों पर कब्जा कैसे कर सकती थी। ये सब उसी का किया धरा था। हे, विक्रम प्रताप सिंह, सेंट्रल प्लेन के युद्ध के देवता से जैसी उम्मीद थी। ये सोचना कि वांग कबीले का एक वंशज जो मौत का इंतजार करते हुए अपने परिवार पर निर्भर रहता था, दुनिया का ग्रैंड मार्शल बन जाएगा। वास्तविकता वास्तव में एक पहेली है। अगर उन पुराने लोगों ने 30 साल पहले आपको अपना उत्तराधिकारी चुना होता, तो वांग कबीला शायद पीछे नहीं हटता और सेंट्रल प्लेन्स को अभी भी उम्मीद होती। हालांकि सब कुछ पहले ही हो चुका है। आकृति प्रसन्नतापूर्वक कहती है। विक्रम प्रताप सिंह, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं। तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो और राजा ने पहले ही कह दिया है कि जब तक तुम उसके प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा करते हो, वह तुम्हें छोड़ने को तैयार है। इसके अलावा, वह तुम्हें उनमें से एक में बदलने को तैयार है। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि विक्रम प्रताप सिंह ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। कामरान शाह! विक्रम प्रताप सिंह ने उसका नाम चिल्लाया। उसका आक्रोश इतना प्रबल था कि ऐसा लग रहा था कि वह उसकी आंखों से बाहर निकल रहा है। इतने लंबे समय के बाद आखिरकार वह अवसर आ ही गया था। अंत में, ये नीच व्यक्ति उसके सामने आने की इच्छा को रोक नहीं सका। तुम्हें मेरे और ग्रेट टैंक के साथ दफनाया जाएगा। धरती के कांपने की आवाज के बीच, विक्रम प्रताप सिंह के भाले से राजसी चमक निकली। उस पल, ऐसा लगा जैसे आसमान में एक और चमकीला सूरज चमक रहा हो, जिसने नीचे मौजूद सभी लोगों की आंखें चौंधिया दी हों। पीछे हटो! पीछे हटो! हवा तेज चल रही थी और विक्रम प्रताप सिंह को देखते ही हजारों विदेशी घुड़सवारों के दिलों में डर भर गया। वे तुरंत पीछे की ओर भागे जैसे कि समुद्री लहरें हों। लॉर्ड की रक्षा करें! कुछ विदेशी विशेषज्ञों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। वे कामरान शाह के चारों ओर एकत्र हुए और उनसे प्रकाश और काली लपटों के अविश्वसनीय छल्ले फूटने लगे। हालांकि, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धमाका! आसमान से एक सुपरनोवा जैसी चमक वाली रोशनी की किरण गिरी और उससे फैली रोशनी ने आसमान के रंगों को विकृत कर दिया। एक पल में, रोशनी ने सैकड़ों विदेशी विशेषज्ञों और उनके बीच मौजूद लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। आप! एक तीखी लेकिन क्षणिक पीड़ा भरी चीख सुनाई दी। उस गोल-मटोल चेहरे ने तेज लपटों के सामने डर के मारे विकृति पैदा कर दी और तेजी से, कामरान शाह राख में तब्दील हो गया। यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के समय भी उसने कभी नहीं सोचा था कि विक्रम प्रताप सिंह उसे एक कोने में धकेल दिए जाने के बावजूद उसे मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। उस क्षण, वह क्रोध से संघर्ष करने लगा। हालांकि, वह उस अप्रतिम भाले का मुकाबला करने में असमर्थ था। आखिरकार, मैं सफल हो गया। इस समय, विक्रम प्रताप सिंह पर उत्साह की एक अप्रत्याशित लहर छा गई।
पिता, माता और केंद्रीय दिव्य महाद्वीप की अनगिनत आत्माएं, आप सभी अब शांति से आराम कर सकते हैं। मौत सीधे उस पर टूट पड़ी, लेकिन उसके सामने विक्रम प्रताप सिंह केवल मंद मंद मुस्कुराया, जबकि वह शांति से अपनी ओर झपटते अनगिनत ज्वाला में भालों को देख रहा था। धमाका। आखिरी क्षण में विक्रम प्रताप सिंह ने अपना डेंटियन जला दिया, जिससे हजारों विदेशी घुड़सवार उसके साथ कब्र में गिर गए। ऐसा कहा जाता था कि मनुष्य के अंतिम क्षण अनंत काल के समान प्रतीत होते हैं, लेकिन यह मिथक सच नहीं था। विक्रम प्रताप सिंह दुखी होकर मुस्कुराया, लेकिन उसका दिल शांत था। इतने सालों के बाद आखिरकार उसे अपने कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया। फिर भी उसके दिल में एक गहरी पीड़ा महसूस हुई। उस पल में विक्रम प्रताप सिंह ने अपने दादा, अपने माता पिता, अपने सबसे बड़े भाई, अपने दूसरे भाई, अपने चचेरे भाई और के बारे में सोचा। काश वह उस समय इतना जिद्दी न होता। काश कि वह समय रहते जाग पाता, खड़ा हो पाता और अपनी सैन्य प्रतिभा से अपने परिवार और मातृभूमि की रक्षा कर पाता। अब बहुत देर हो चुकी थी। वह सब जिसे वह प्यार करता था, वह सब उसे छोड़ गया था। वे सभी लोग जो उससे बहुत प्यार करते थे और वे सभी जिन्हें वह बहुत प्यार करता था, उसे छोड़कर चले गए। काश वह ये सब फिर से कर पाता, तो वह एक बेहतर इंसान होता। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस क्षण से देश के मध्य मैदान विदेशी जाति के शिकार के मैदान बन जाएंगे। अब से 1000 साल बाद क्या कोई भी यानतेन नामक जाति और ग्रेट टैंग नामक राजवंश के अस्तित्व के बारे में नहीं जान पाएगा। विक्रम प्रताप सिंह को खेद, दुख और आक्रोश महसूस हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। विक्रम प्रताप सिंह की आंखों से अफसोस के आंसू बह निकले। काश वह फिर से शुरू कर पाता। अब जो भी अफसोस उसे हो रहा था, उसकी भरपाई करने के लिए वह अपना सब कुछ देने को तैयार था, अपना सर्वस्व। धमाका। जब यह विचार विक्रम प्रताप सिंह के दिमाग में कौंधा, तो आकाश की गहराइयों में बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। आखिरी क्षण में जब उसके जीवन की आखिरी किरण बुझने वाली थी, जब सब कुछ अंधकार में था, विक्रम प्रताप सिंह ने अचानक एक उल्कापिंड देखा। क्या ये वही टूटता तारा नहीं है जो उसे इस दुनिया में लाया? कहीं से आती हुई, किसी भी भावना से रहित एक यांत्रिक आवाज उसके कानों में गूंजी। भाग्य का पुत्र, वह भाग्य का पुत्र है। उसे रोको। अंधेरे में अनगिनत विदेशी घुड़सवारों की भयभीत चीखें अचानक गूंज उठीं। मौत से न डरने वाले इन विदेशी जीवों को ऐसा आतंक क्यों सहना पड़ा? हालांकि विक्रम प्रताप सिंह को इनके बारे में पता नहीं था। पूरी तरह से अंधेरे से घिरा हुआ विक्रम प्रताप सिंह उसमें डूब गया। अल्पविराम। आपको ट्रांसजेंडर क्यों कहा जाता है? यह एक पल या अनगिनत लंबे युगों की बात हो सकती है, लेकिन विक्रम प्रताप सिंह को अचानक उसके कान के पास एक जिज्ञासु आवाज ने जगा दिया। वह आवाज दूर से भी पास लग रही थी, चांदी की घंटियों की तरह तीक्ष्ण, जिसमें मासूमियत और अपरिपक्वता का एक रंग था। मानो किसी झील की सतह पर कोई पत्थर फेंक दिया गया हो। विक्रम प्रताप सिंह की चेतना में लहरें फैल गईं। ये कौन है? ये किसकी आवाज है? क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि मरने के बाद व्यक्ति कुछ भी नहीं रह जाता? वह अभी भी क्यों सुन सकता था? क्या ये एक भ्रम हो सकता है? जब विक्रम प्रताप सिंह अभी भी गहन चिंतन में था, तभी उसके कानों में एक नाराजगी भरी चीख सुनाई दी। इससे पहले कि विक्रम प्रताप सिंह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसने उसके शरीर पर हिंसक तरीके से वार किया। यह एक उंगली थी। विक्रम प्रताप सिंह को तुरंत ही यह बात समझ में आ गई। ये सही नहीं है। मृत्यु के बाद भी किसी की चेतना शरीर पर कैसे बनी रह सकती है, जब तक कि वह मरा ना हो? विंग। जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में कौंधा, विक्रम प्रताप सिंह को लगा जैसे उसके सिर में लहरें उठ रही हों। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की और जल्द ही एक शानदार चमक उसकी आंखों में फैल गई। उसके सामने का अंधेरा रोशन हो गया। उससे कुछ ही दूरी पर विक्रम प्रताप सिंह ने देखा कि एक 10 साल की लड़की नाराजगी से उसे घूर रही थी। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे नजरअंदाज मत करो। छोटी लड़की ने अपनी पतली उंगली का इस्तेमाल करके एक बार फिर विक्रम प्रताप सिंह पर वार किया। छोटी बहन। विक्रम प्रताप सिंह को यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। उस छोटी लड़की की भौहें चांद की तरह थीं। आंखें चमकीली थीं और त्वचा पर लाल रंग की हल्की सी चमक थी। चांदी लाल चमड़े की पैंट पहने वह जैड की मूर्ति की तरह लग रही थी। लेकिन उसके सिर पर आसमान की ओर लटकी 2 चोटियां उसके शरारती स्वभाव को उजागर कर रही थीं। वह उसकी सबसे छोटी बहन के अलावा और कौन हो सकती थी?
हालांकि क्या उसकी छोटी बहन पहले से ही नहीं थी? विक्रम प्रताप सिंह उसे खाली आंखों से देखता रहा। एक पल के लिए उसका सिर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था। क्या वह पहले ही मर चुका था? उसे अच्छी तरह याद था कि आखिरी क्षण में कामरान शाह को मारने के लिए उसने अनगिनत विदेशी घुड़सवारों की सेना पर हमला किया था। उसके लिए अपनी सबसे छोटी बहन को यहाँ देखना कैसे संभव था? इसके अलावा उसकी सबसे छोटी बहन बहुत छोटी थी। जाहिर है कि जब वह 10 साल की थी तब वह ऐसी ही दिखती थी, और वह उससे सिर्फ 5 साल बड़ा था। अगर उसकी सबसे छोटी बहन सिर्फ 10 साल की थी, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह? विक्रम प्रताप सिंह ने अपनी बाहें उठाईं और जल्द ही उसे पतली और सफेद बाहें दिखाई दीं। यह उससे अलग था जो उसे याद था। उस पल विक्रम प्रताप सिंह अवाक रह गया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह वापस जीवित हो गया हो? विक्रम प्रताप सिंह के दिल में खुशी और चिंता दोनों ही छा गए। उससे भी ज्यादा उसे आशंका होने लगी। छोटी बहन, मेरी चुटकी काटो, विक्रम प्रताप सिंह ने अचानक कहा। ये शब्द कहने के तुरंत बाद विक्रम प्रताप सिंह ने एक नर्म और सफेद छोटा सा हाथ अपनी ओर बढ़ता हुआ देखा। उस छोटे से हाथ के इर्द गिर्द हल्की सफेद लहरें थीं। वह हल्की सी लहरें आसपास फैलने के बजाय उसके हाथ के इर्द गिर्द इकट्ठी होती हुई प्रतीत होती हैं, मानो स्टील की हों। ये प्रभावशाली लगा। विक्रम प्रताप सिंह को अपने दिल में एक कसक महसूस हुई। वह हल्की सफेद परत एक ओरिजिन एनर्जी टियर 9 विशेषज्ञ का प्रतीक थी। वह कैसे भूल सकता था कि उसकी छोटी बहन में बचपन से ही बेहतरीन प्रतिभा थी, और वह बेजोड़ ताकत वाली विशाल योद्धा के रूप में जानी जाती थी। वह तो उसे जगाने के लिए उसे चुटकी काटने को कहकर स्वयं को ही पीड़ा पहुंचा रहा था। छोटी बहन, मत करो। विक्रम प्रताप सिंह का चेहरा बिगड़ गया। उसने जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। काटा। विक्रम प्रताप सिंह को लगा जैसे उसकी रेडियल हड्डी टूट गई हो। अरे छोटी बहन, जाने दो। विक्रम प्रताप सिंह की पीड़ा भरी चीख सुनकर छोटी लड़की थोड़ी शर्मिंदा हुई। अपनी जीभ बाहर निकालते हुए उसने शर्म से अपनी उंगलियां वापस खींच लीं। भाई, तुम इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। तुम ही थे जिन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। छोटी लड़की ने जीभ बाहर निकालते हुए कहा। उसके शब्दों में माफी का जरा भी भाव नहीं था। विक्रम प्रताप सिंह कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराता है, जैसा कि उसकी यादों में उसकी सबसे छोटी बहन से उम्मीद थी। असाधारण प्रतिभा और पहाड़ तोड़ने वाली ताकत ऐसी चीज नहीं थी जिसे आम लोग बर्दाश्त कर सकें। फिर भी अपने दुखते हाथ को सहलाते हुए विक्रम प्रताप सिंह को अतुलनीय खुशी महसूस हुई। वह दर्द को देख, महसूस और अनुभव कर पा रहा था। इसका मतलब था कि यह कोई भ्रम नहीं था। वह सचमुच अभी भी जीवित था। क्या ये हो सकता है कि स्वर्ग ने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया हो? इस समय विक्रम प्रताप सिंह का दिल कई अलग अलग भावनाओं से भर गया था। तीसरे भाई, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें परेशान करना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें उस कमीने माइकल के साथ नहीं रहना चाहिए। वह आदमी अच्छा इंसान नहीं है। उसने तीसरे भाई को पिताजी से उपदेश दिलवाया और दूसरे लोग कह रहे थे कि तुमने महिला ग्रामीणों का बलात्कार किया है। क्या मेरे तीसरे भाई को महिला ग्रामीणों का बलात्कार करने की जरूरत है? वह कमीना, अगर मैं उसे देख लूंगी तो मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगी। जब भी मैं उसे देखूंगा, मैं उसे पीटूंगी। छोटी लड़की को कुछ सूझा और उसके चेहरे पर एक शिकन उभर आई। उसके डरावने हाथों से कच कच की आवाजें आ रही थीं। ये स्पष्ट था कि उसके मन में उसके प्रति जो नाराजगी थी, वह कोई मामूली बात नहीं थी। छोटी बहन। अपनी छोटी बहन की सच्ची बात सुनकर विक्रम प्रताप सिंह का दिल दुख गया। भावुक होकर उसने अपनी छोटी बहन वान्या को कसकर गले लगा लिया। यह उसकी छोटी बहन थी, एक छोटी बहन जो अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करती थी। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि उस समय वह बहुत ज्यादा बदमाश थी। वह उसकी भावनाओं को तब तक नहीं समझ पाया जब तक कि उसने उसे खो नहीं दिया, और उसे इसका बहुत अफसोस हुआ। चूंकि स्वर्ग ने उसे एक और मौका दिया था, इसलिए उसने अपनी छोटी बहन को इस जीवन में जो कुछ भी सहना पड़ा, उसे सहने से रोकने का निश्चय कर लिया। छोटी बहन, शुक्रिया। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं उस कमीने माइकल से व्यक्तिगत रूप से निपटूंगा। विक्रम प्रताप सिंह ने उसे धीरे से जवाब दिया। वान्या अचंभित रह गई। विक्रम प्रताप सिंह की बाहों में उसने अपना सिर उठाया और उसकी बड़ी बड़ी आंखें विक्रम प्रताप सिंह की आंखों में झलकने लगीं। वह हैरान थी। उसका ये तीसरा भाई आज थोड़ा अलग लग रहा था।
वह आमतौर पर लापरवाही से रहता था और बुरी संगत में रहता था। वह ऐसे शब्द कहने वाला व्यक्ति नहीं था। ठीक है। तीसरे भाई, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया। ट्रांसजेंडर क्या है? ट्रांसजेंडर का क्या मतलब है? मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? वान्या को अचानक कुछ याद आया। उसने विक्रम को जिन बड़ी बड़ी गोल आंखों से देखा था, उनमें एक जोड़ी बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह थे। इतनी देर तक बात करने के बाद भी उसे उस सवाल का जवाब नहीं मिला था जिसकी उसे चिंता थी। इस पर वान्या को विक्रम के प्रति काफी असंतोष महसूस हुआ। यह अपनी मोटी चमड़ी के बावजूद अपनी सबसे छोटी बहन की बातें सुनकर विक्रम अपनी नाक को सहलाने से खुद को रोक नहीं पाता। ट्रांसजेंडर की बात करें तो वह पहली बार इस दुनिया में आया था। उस समय उसका दिल आक्रोश से भरा हुआ था। उसके लिए सब कुछ अजनबी था और वह यहाँ एक भी व्यक्ति को नहीं जानता था। उसे इस व्यस्त दुनिया में बस एक राहगीर जैसा महसूस होता था, जैसे कि एक क्षणभंगुर बुलबुला। संयोग से यह जिद्दी और दिलचस्प छोटी बहन, जिसकी 2 चोटियां हैं, उसे ढूंढने आए और उसे तीसरा भाई कहने लगी। तभी उसके अंदर की जवानी फूट पड़ी और उसने मजाक में उसे ट्रांसजेंडर कहलवाया। हालांकि उसकी सबसे छोटी बहन ने उसके इस मजाक को गंभीरता से ले लिया। बार बार वह उससे पूछती रही कि ट्रांसजेंडर क्या होता है। इस बारे में सोचते हुए शायद यही था। अपने इस मजाक को याद करके विक्रम को इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि वह मर भी सकता था। ट्रांसजेंडर का मतलब एक सभ्य आदमी है। सभ्य आदमी। छोटी बहन की आंखें भ्रम में और भी चौड़ी हो गईं। इसका मतलब है एक सुंदर लड़का। विक्रम प्रताप सिंह खिलखिलाकर हंसा। भाई, तुमने मुझसे झूठ बोला। छोटी बहन तुरंत गुस्से से भड़क उठी। वह भले ही छोटी थी, लेकिन बोली नहीं थी। छोटी बहन, मुझे अभी याद आया कि पिताजी जल्दी ही घर आने वाले हैं। तुम्हें जल्दी वापस आना चाहिए। नहीं तो अगर तुम यहाँ पकड़ी गई तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। पसीने से लथपथ विक्रम प्रताप सिंह ने जल्दी से बात बदल दी। उसकी छोटी बहन मासूम थी और उसे आसानी से यकीन हो गया। हालांकि अगर उसे एहसास हो जाता कि उसने उससे झूठ बोला है, तो उसकी डरावनी ताकत उसे सही जगह पर ला खड़ा करेगी। उसके लाल गालों से यह स्पष्ट था कि वह अभी भी गुस्से में थी। वह भले ही छोटी थी, लेकिन वह आसानी से मूर्ख नहीं बन सकती थी। ये स्पष्ट था कि उसका भाई सच नहीं बोल रहा था। विक्रम प्रताप सिंह ने आखिरकार उसे बहला फुसलाकर वहां से जाने के लिए राजी कर लिया। फिर भी वह तब भी गुस्से में थी और असंतुष्ट थी। पिताजी थोड़ी देर में घर आ जाएंगे। माँ ने मुझे तुम्हें याद दिलाने के लिए कहा है कि तुम बड़े हॉल में जाओ और बाद में खाना खाओ। धमाका। ये शब्द सुनते ही उसके सिर में एक तेज गर्जना सी दौड़ गई। विक्रम प्रताप सिंह अचानक कांप उठा। ये शब्द कहने के बाद छोटी बहन कमरे से बाहर चली गई। विक्रम प्रताप सिंह ने अपने माथे को सहलाया और पाया कि उसका हाथ ठंडे पसीने से भरा हुआ था। उसे वाकई लगा कि वह किसी की नजर में आए बिना चुपके से अंदर घुसने में कामयाब हो गई है। भले ही वह उनके पिता को चकमा देकर निकल जाए, लेकिन वह उनकी मां की सर्वव्यापी नजर से बच नहीं सकती थी। हालांकि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। उसकी छोटी बहन की क्षमता को देखते हुए उसके लिए बुद्ध के 5 अंगुल पर्वत से बच निकलना कैसे संभव था। अपनी छोटी बहन के चले जाने के बाद विक्रम प्रताप सिंह ने दरवाजा बंद कर लिया और दीवार से टिक गया। उसका चेहरा थोड़ा ऊपर की ओर झुका हुआ था और वह कमरे की ऊंची छत को घूर रहा था। धीरे धीरे उसके चेहरे पर शांति लौट आई। आज की घटनाएं बहुत ही विचित्र थीं। उन्हें उन पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहिए था। मृत्यु के समय जो कुछ भी हुआ, वह सब उसके दिमाग में उभर आया। और आखिरकार उसने जो टूटता हुआ तारा देखा था, वह धीरे धीरे स्पष्ट हो गया। कुछ दूर की यादें, जिनके बारे में उसने सोचा था कि वह समय के साथ भूल गया था, अचानक उसके दिमाग में स्पष्ट रूप से उभर आईं। विक्रम प्रताप सिंह को अच्छी तरह याद है कि 2022 में दूसरे समानांतर ब्रह्मांड की धरती पर गर्मी का एक चिलचिलाता दिन था। जब वह सड़क पर चल रहा था, तो अचानक आसमान से एक टूटता हुआ तारा उसके ऊपर गिरा, जिसके बाद वह इस विदेशी दुनिया में आ गया। जब वह परलोक सिधार गए, तो उन्होंने सोचा कि उन्हें कुछ परलोक सिधारने वाले का विशेषाधिकार मिलेगा। हालांकि उन्होंने एक साधारण जीवन जिया, यहां तक कि अपनी मृत्यु तक भी। एक जनरल के बेटे के रूप में अपनी पहचान के अलावा वह किसी भी अन्य व्यक्ति से अलग नहीं थे। वह टूटता हुआ तारा एक रहस्य था।
उसे इस विदेशी और दूर देश में लाने के अलावा उसने उस पर कोई चमत्कार नहीं बरसाया था। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि यह उनकी मृत्यु के समय प्रकट होगा। क्या ये नाराजगी थी या आक्रोश? विक्रम प्रताप सिंह ने विचार किया। चाहे जो भी हो, वह वापस आ गया था। वह सचमुच 30 साल पहले के दिन पर वापस आ गया था। इस साल वह 15 साल का था जबकि उसकी छोटी बहन 10 साल की थी। सेंटर डिवाइन कॉन्टिनेंट के लिए समृद्धि और शक्ति का युग। चाहे वह किन राजवंश हो या हान राजवंश, ऐसा कोई भी राजवंश नहीं था जिसका क्षेत्र वर्तमान राजवंश जितना व्यापक रूप से फैला हो। पूर्वी समुद्र, पश्चिमी पर्वतमाला, दक्षिणी प्रांत और उत्तरी पर्वत, ये सभी साम्राज्य के प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा थे। अपनी 6 लाख की विशाल सेना के साथ ग्रेट टैंग ने पूरे दिव्य महाद्वीप पर शासन किया। अपने आदेशों से सभी विदेशी देशों और जनजातियों पर हावी रहा। इसके अलावा इसकी सेना में जनरल कैलिबर की अनगिनत प्रतिभाएं भरी हुई थीं और इसे 100 जनरलों की चमक रखने के लिए जाना जाता था। यहां तक कि हू को भी इस विशाल साम्राज्य के आगे झुकना पड़ा। कुछ ही दशकों में साम्राज्य के क्षेत्रों का लगातार विस्तार हुआ, जिसके परिणामस्वरूप इसका वर्तमान आकार इतना बड़ा हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह विश्व का केंद्र था। वह युग जब केंद्रीय मैदान अपने चरम पर था। इस प्रकार केंद्रीय दिव्य महाद्वीप के लोग महल में रहने वाले को संत सम्राट कहते हैं। इस केंद्रीय दिव्य महाद्वीप में हर कोई अपनी पहचान पर गर्व करता था और हवा में आत्मसंतुष्टि छाई रहती थी। हालांकि दूसरों से बेखबर विक्रम प्रताप सिंह जानता था कि अपने शक्तिशाली बाहरी आवरण के नीचे ये समृद्ध साम्राज्य अपने पतन की ओर अग्रसर था। समृद्धि और शांति के भ्रम में साम्राज्य अनगिनत खतरों से घिरा हुआ था। ग्रेट टैंग के पश्चिम में ऊंचे इलाकों में उमंग तेजी से मजबूत हो रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर जुनैद खलीफात गिर गया और उसकी जगह वह साम्राज्य आ गया जिसने अरब दुनिया को अपनी ताकत के शिखर पर पहुंचाया। उत्तर पूर्व में येउन गैसोमुन सैनिकों को प्रशिक्षित कर रहा था और घोड़े खरीद रहा था। दक्षिण में एरहाई भी छाया में आगे बढ़ रहा था। सभी प्रकार के खतरे मौजूद थे जो फूटने का इंतजार कर रहे थे। दूसरी ओर सेंट्रल प्लेन्स के ग्रेट टैंग अभी भी समृद्धि के भ्रम में डूबे हुए थे। वे अपने आसपास मौजूद संभावित खतरों से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। वास्तव में जब बर्बर लोगों ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया और ग्रेट टैंग को खतरनाक नजर से देखा, तो वे कन्फ्यूशियन विद्वान शाही दरबार को अपनी सेना को वापस बुलाने और दूसरों को उनके क्षेत्र वापस करने के लिए राजी करके एक नई विचारधारा लाने की कोशिश कर रहे थे। वे उन्हें सद्गुणों के माध्यम से आगे बढ़ाने की उम्मीद करते हैं ताकि केंद्र दिव्य महाद्वीप और बर्बर लोगों को हमेशा के लिए शांति मिल सके। यह अपनी ही सेना को कमजोर करने की एक अभूतपूर्व घटना थी। एक बाघ अपने पंजे काट रहा था, एक भेड़िया अपने तीखे दांत उखाड़ रहा था। 4 साल बाद जब लालची बर्बर लोग इसके क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने आए, जब एक विनाशकारी तबाही पूरे क्षेत्र में फैल रही थी, तो केंद्रीय मैदानों ने खुद को जवाबी कार्रवाई करने की ताकत के बिना पाया। 4 साल बाद ये सभी छिपे हुए खतरे एक के बाद एक सभी दिशाओं से उमड़ पड़े। अंततः यह विशाल और समृद्ध साम्राज्य पूरी तरह से ढह गया। इन 4 वर्षों में उनकी प्यारी मातृभूमि का पतन हो गया और वह खंडित हो गई। इस प्रकार सेनापतियों का शक्तिशाली कबीला मिट्टी में मिल जाने के कगार पर पहुंच गया। उसने अपना पिछला जीवन बेचैनी से जिया और जब सब कुछ पहले से ही तय हो चुका था, तभी जागा। हालांकि इस जीवन में अपने पिछले जीवन की यादों और अनुभवों के साथ वह उसी स्थिति को फिर से नहीं होने देगा। उन्होंने कई बार इस बात पर विचार किया था कि इतने कम समय में यह विशाल साम्राज्य क्यों बिखर जाएगा। अगर वह अपनी योजनाओं को 30 साल बाद लागू करने में सक्षम होते, तो राजवंश के पतन को अभी भी उल्टा जा सकता था। लेकिन उससे पहले उसे इस घर में होने वाली बड़ी घटना को रोकना होगा। उसकी छोटी बहन, उसका सबसे बड़ा भाई, उसका पिता, उसकी माँ और पूरा प्रताप वंश। हर कोई इस मामले से प्रभावित होगा। इस मामले के कारण प्रताप वंश और अधिक पतन की ओर चला गया तथा पुनः उठ खड़ा होने में असमर्थ हो गया। इस घटना के बाद कई घटनाएं घटी जिससे वह प्यार करती थी और जो लोग प्यार करते थे वे धीरे धीरे उसे छोड़कर चले गए। ये सब उनकी इस दुनिया में आने के कुछ समय बाद ही हुई। बस तब भी वह अनजान था। हालांकि उसने इस जीवन में इसे पक्का का दृढ़ निश्चय कर लिया था। कोई व्यक्ति बिना अपना घर साफ किए दुनिया भर में कैसे दिख सकता है? क्रेज के नीचे कोई अंडा कितना सुरक्षित रह सकता है?
अगर वह अपना घर नहीं बनाता है, तो वह दुनिया को कैसे बचा सकता है? अगर कुछ भी हो, तो उसे ऐसा होने से लाभ ही होगा। अपने मन में ऐसा विचार रखते हुए, विक्रम प्रताप सिंह ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। सेंट्रल प्लेन्स का नेटवर्क उस समय विदेशों से था जब वह शताब्दी युग में था। अपालम एक ऐसा फूल है जो क्षण भर के लिए खिलता है और फिर लुप्त हो जाता है। पौराणिक कथाओं में, सभी चीनी लोगों को यान सम्राट और हुआंग सम्राट से बनाया गया माना जाता है। इस प्रकार, हम खुद को यानहुंग के वंशज कहते हैं। शरद ऋतु की हवा सरसराहट कर रही थी। विक्रम प्रताप सिंह जैसे जैसे भव्य हॉल के करीब पहुंचता गया, वह उतना ही घबराता गया। शायद जब आप किसी को खो देते हैं, तभी आपको पता चलता है कि वे आपके लिए कितने प्रिय थे। वह अपनी पिछली जिंदगी एक उलझन में जीता था, किसी भी चीज की परवाह नहीं करता था और किसी भी चीज को कम से कम परेशान नहीं होने देता था। ये कल्पना करना कठिन था कि सिर्फ खाना खाने से वह इतना घबरा जाएगा। इसे ही अपने वतन लौटने का डर कहा जाना चाहिए। विक्रम प्रताप सिंह ने बुदबुदाया। सिर उठाकर देखा तो एक बड़ा सा गेट था जिस पर 2 शेरों के सिर थे, एक बाईं तरफ और दूसरा दाईं तरफ। उसके परिवार का डाइनिंग हॉल ठीक सामने था। सिंह परिवार कुलीन वर्ग का कोई बड़ा कबीला नहीं था, और इसलिए ये परंपराओं और शिष्टाचार से बहुत ज्यादा प्रतिबंधित नहीं था। हालांकि यह अभी भी जनरलों का कबीला था। उनकी मां ने भले ही उनके कामों को सीमित करने के लिए बहुत ज्यादा नियम नहीं बनाए हों, लेकिन उन्हें अभी भी एक महान कबीले के शिष्टाचार को बनाए रखना था। सिंह कबीले के कई बच्चे थे। हालांकि चाहे वह कोई भी हो, और इसमें उनके पिता भी शामिल थे, जब तक वे राजधानी में थे उन्हें साप्ताहिक पारिवारिक सभा के लिए घर लौटना पड़ता था। हर कोई एक बड़ी गोल मेज के चारों ओर इकट्ठा होता और एक सामंजस्यपूर्ण भोजन साझा करता। यह विक्रम प्रताप सिंह के ग्राउंडिंग का आखिरी दिन था। पिछले 7 दिनों में यह उनका पहला पारिवारिक भोज भी था। हालांकि विक्रम प्रताप सिंह को इससे कोई परेशानी नहीं थी। अगर सब कुछ ठीक वैसे ही चलता जैसा कि उसके पिछले जन्म में हुआ था, तो इस समय उसके पिता को घर लौट आना चाहिए था। अपने पिता के आधिकारिक कर्तव्यों के कारण, वह अक्सर सुबह जल्दी घर से निकल जाता था और देर रात को ही लौटता था। यहाँ तक कि उसका बेटा होने के बावजूद भी वह जब चाहे उनसे मिल नहीं पाता था। उस घटना के बाद, उनके पिता तुरंत राजधानी छोड़कर सैन्य छावनी में चले गए। संभवतः अगले 6 महीने तक वे उनसे नहीं मिल पाए। यदि वह अपने कुल की नियति बदलने वाली उस घटना को रोकना चाहता है, तो यह पारिवारिक सम्मेलन उसके लिए ऐसा करने का सबसे अच्छा अवसर होगा, साथ ही यह अंतिम अवसर भी होगा। हालांकि, क्या उसके पिता उस पर विश्वास करेंगे? उस समय की अपनी स्थिति को याद करते हुए विक्रम प्रताप सिंह चुप हो गए। मनुष्य जो बोता है, वही काटता है। अपने पिछले जन्म में, वह हमेशा खुद को पारलौकिक मानता था और एक भोगवादी की तरह व्यवहार करता था। जीवन को महज एक खेल समझकर उसने कई अलग अलग हास्यास्पद कार्य किए। शुरू में तो वह दुनिया में आराम से घूमना और मौज मस्ती करना चाहता था। इसलिए वह दिन रात बाहर रहता था और खूब बुरी संगत करता था। माइकल, जिसके बारे में उसकी छोटी बहन ने बात की थी, उनमें से एक था। अपने पिछले जीवन में, विक्रम प्रताप सिंह एक सीधा और ईमानदार व्यक्ति था। वह चीजों के बारे में गहराई से नहीं सोचता था। वह अक्सर सोचता था कि चूंकि वे दोस्त थे, इसलिए उन्हें एक दूसरे के साथ ईमानदारी से पेश आना चाहिए। उसने कभी नहीं सोचा था कि दूसरे वंशज इतने षड्यंत्रकारी थे। सतह पर, वे आपको अपने भाइयों की तरह मानते थे, लेकिन आपकी पीठ पीछे, वे आप पर कई खंजर फेंकते थे। इन लोगों ने उसके नाम का इस्तेमाल बाहर फिर कर किया। अंत में, उस पर दिनदहाड़े एक महिला ग्रामीण के साथ बलात्कार करने का पाप भी मढ़ दिया गया। बाकी मामलों को तो माफ किया जा सकता था, लेकिन एक महिला ग्रामीण का बलात्कार वाकई बहुत बड़ी बात थी। यहाँ तक कि उसके पिता, जो अक्सर खेतों में रहते थे और शायद ही कभी उसके कामों में दखल देते थे, इस मामले के बारे में पता चलने पर आधी रात को वापस आ गए। इस संबंध के कारण विक्रम प्रताप सिंह को 1 सप्ताह के लिए घर से बाहर कर दिया गया था। इस मामले के कारण उसने अपने पिता को पूरी तरह निराश कर दिया था। अपने पराक्रम के बाद की अवधि में, भले ही वह विद्रोही था और अक्सर अनुचित कार्य करता था, लेकिन वह इस हद तक नहीं गिरा था। लेकिन एक महिला ग्रामीण के साथ बलात्कार, ये पहले से ही उसके पिता की नैतिक सीमाओं को चुनौती दे रहा था। तब से, उसके पिता ने अपने इस बेटे से सारी उम्मीदें छोड़ दी और फिर कभी उससे कोई मतलब नहीं निकाला।
विक्रम प्रताप सिंह को घटना के काफी समय बाद एहसास हुआ कि माइकल और अन्य बदमाशों ने उसके साथ यह सब किया था, और वह काफी समय तक बेहद उदास रहा। हालांकि वह इन सब बातों को जानता था, लेकिन शायद वह अपने माता पिता को ये सब स्पष्ट रूप से नहीं समझा पाता। इसके अलावा, अगर वह दूसरों के असली चेहरे को देखने में असमर्थ न होता, तो उसके साथ ऐसा विश्वासघात नहीं होता। उसके पिता और मां की मौजूदा भावनाओं को देखते हुए, कोई रास्ता नहीं था कि वे उसकी बातों पर ध्यान देते। आखिर एक अज्ञानी प्लेबॉय कौन सी उचित बातें कर सकता है या कह सकता है? इस समय, विक्रम प्रताप सिंह के दिल में बहुत कड़वाहट थी। उसके पास खुद बोई गई कड़वाहट को निगलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चाहे कुछ भी हो, मैं बेवकूफ की तरह व्यवहार करना जारी नहीं रख सकता। मुझे किसी भी तरह से अपने बारे में पिता की धारणा बदलनी होगी। विक्रम प्रताप सिंह को पूरी तरह से पता था कि उसके माता पिता की उसके बारे में जो धारणा थी, उसे बदलने के लिए उसे इस पारिवारिक बोझ में भाग लेना ही था। उसे उन्हें यह समझाना था कि वह अब पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा। उसे धीरे धीरे उनका विश्वास पुनः प्राप्त करना था। विक्रम प्रताप सिंह ने गहरी सांस ली। इस समय तक, वह पहले से ही जानता था कि उसे क्या करना है। यंग मास्टर। गेट कसकर बंद था। विक्रम प्रताप सिंह को देखते ही वर्दी पहने दो मजबूत कद के गार्डों ने सिर झुकाकर उसका अभिवादन किया। दोनों पुरुषों के कंधे चौड़े और कद काठी बहुत ऊंची थी। उनकी उपस्थिति एक अदम्य स्वर्गीय मीनार की तरह महसूस होती थी, और एक नज़र में ही यह स्पष्ट हो जाता था कि उन्होंने युद्ध के मैदान में कई युद्ध लड़े हैं। तुम दोनों के लिए यह बहुत कठिन रहा है। विक्रम प्रताप सिंह उनके पास एक क्षण के लिए रुका और ईमानदारी से उनका धन्यवाद किया। उसे ये दो पहरेदार याद आ गए। उन्हें उसके पिता विजय प्रताप सिंह ने सैन्य बैरक से विशेष रूप से निवास की रखवाली के लिए चुना था। केवल लंबी यात्रा के बाद ही किसी व्यक्ति को अपने घोड़े की सहनशक्ति का पता चलता है, और केवल समय के साथ ही किसी व्यक्ति का दिल सामने आता है। अपने पिछले जीवन में, विक्रम प्रताप सिंह को इन रक्षकों की ज्यादा परवाह नहीं थी, यहाँ तक कि वह उनके नाम भी नहीं जानता था। उस घटना के बाद जिसने परिवार में कोहराम मचा दिया, जब बाकी सभी रक्षक और गृहस्वामी चले गए, केवल ये दो रक्षक और कुछ अन्य गृहस्वामी ही उनके साथ रहे, उनकी रक्षा और सेवा करते रहे। जब तक वह महान आपदा नहीं आई, जिसमें अन्य अनगिनत लोगों की तरह ये दोनों रक्षक भी मारे गए, तब तक उन्होंने अपने जीवन के अंत तक निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन किया। बस उसी क्षण उनके नाम विक्रम प्रताप सिंह के दिमाग में गहराई से अंकित हो गए। उनमें से एक का नाम शेन हाई था और दूसरे का मेंग लॉन्ग। वे पूरे निवास के दो सबसे वफादार रक्षक थे। यंग मास्टर। दोनों पहरेदारों ने आश्चर्य से विक्रम प्रताप सिंह को देखा। अतीत में, ये यंग मास्टर अक्सर घमंड और अहंकार से पेश आते थे, ये सोचकर कि ऐसे नीच पहरेदारों से बात करना उसके लिए अनुचित है। ये सोचना कि वह उनका अभिवादन करने की भी पहल करेगा, ये पहली बार था जब उसने ऐसा किया था। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देख सकते थे। विक्रम प्रताप सिंह जानता था कि वे क्या सोच रहे थे, लेकिन वह चुपचाप मुस्कुराया। नदी का जमना एक दिन की ठंड में नहीं होता। अतीत में उसके बारे में सभी की धारणा बहुत खराब थी। थोड़े समय में उसके बारे में उनकी धारणा को बदलना मुश्किल होगा। लेकिन पहला कदम उठाने के बाद वह दूसरा और तीसरा कदम भी उठाता रहेगा। एक दिन उन्हें समझ में आ जाएगा कि वह वाकई बदल गया है। शेर के सिर वाले दरवाजे पर हाथ रखकर विक्रम प्रताप सिंह ने जोर से धक्का दिया। जिया, दरवाजा खुला, जिसकी आवाज बड़े हॉल में जोर से गूंजी। इसके बाद, वह अंदर चला गया। कितना सुगंधित! इससे पहले कि विक्रम प्रताप सिंह कुछ समझ पाता, उसकी नाक में तरह तरह के व्यंजनों की गहरी खुशबू आ गई। उस विशाल कमरे में बीच में एक बड़ी सी मेज रखी थी, जिस पर 1 दर्जन से ज्यादा लोग बैठ सकते थे। उस पर 20 से ज्यादा लजीज व्यंजन रखे हुए थे। बहुत समय हो गया जब मैंने कुछ इतना शानदार खाया था। एक ही घूंट में उसको भूख लग गई। विक्रम प्रताप सिंह को लगा कि उसका पेट भूख से तड़प रहा है। इस बारे में सोचते हुए, 7 दिनों तक जब वह घर में बंद था, उसने जो खाना खाया वह ज्यादातर बेस्वाद था, जो उसके सामने रखे गए मौजूदा खाने से बहुत अलग था। हालांकि, उनके सामने मौजूद भव्य भोजन के बावजूद, माहौल में कुछ गड़बड़ थी। विक्रम प्रताप सिंह के दिल में ठंडक सी महसूस हुई। सिर उठाकर देखने पर उसने अपने पिता और मां के चेहरों पर गंभीर भाव देखे। उनमें से कोई भी उसकी ओर नहीं देख रहा था। हालांकि खाने की खुशबू डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द फैली हुई थी, लेकिन 2 लोग ऐसे थे जो बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे।
दूसरी तरफ उसकी पेटू छोटी बहन अपना सिर खाने में दबा रही थी। उसके एक हाथ में चॉपस्टिक थी जबकि दूसरे हाथ में कटोरा था। उसका मुंह बिना रुके हिल रहा था क्योंकि खाना तेजी से उसके मुंह में समा रहा था। अपने कोण से वह केवल उसके सिर पर दो चोटियां ऊपर नीचे उछलती हुई देख सकता था। उसकी इस छोटी बहन के केवल दो ही शौक थे, एक खाना और दूसरा खेलना। विक्रम प्रताप सिंह ने जब पहली बार उसे खाते हुए देखा तो सदमे से लगभग मर ही गया। यह एक छोटी बच्ची कैसे हो सकती है? ये तो जाहिर तौर पर एक भूखा जानवर था। हालांकि जब उसकी अद्भुत ताकत पर विचार किया गया तो सब कुछ समझ में आ गया। उसके परिवार में उसकी छोटी बहन ही एकमात्र ऐसी थी जिसे आधिकारिक भोजन के समय के अलावा भी खाने की अनुमति थी। उसकी पेटू छोटी बहन आमतौर पर खाते समय अपने कटोरे और बर्तनों से बहुत आवाज करती थी, लेकिन इस बार उसका मुंह पूरा खुला हुआ था लेकिन एक भी आवाज नहीं निकली। ये स्पष्ट था कि माहौल में कुछ गड़बड़ थी। भव्य हॉल में हवा इतनी घनी थी कि दम घुटने जैसा महसूस हो रहा था। तुम हो चुके हो? अपना कटोरा लेकर और उन्मत्त होकर खाते हुए उसने विक्रम प्रताप सिंह की ओर सहानुभूति भरी नजर से देखा। वह पहले से ही देख सकती थी कि उसके बड़े भाई का दुखद अंत होने वाला था। ये छोटी लड़की मासूम हो सकती है, लेकिन वह असाधारण रूप से प्रतिशोधी थी। वह अभी तक नहीं भूली है कि कैसे उसके बड़े भाई ने उससे झूठ बोला था। विक्रम प्रताप सिंह के पास अपनी इस छोटी बहन की इस बात पर ध्यान देने का समय नहीं था। वह जानता था कि भले ही सजा खत्म हो गई हो, लेकिन यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। पापा माँ, पहले की तरह विक्रम प्रताप सिंह सीधे अपनी सीट पर नहीं गया और न ही शुतुरमुर्ग की तरह खाने में डूब गया। इसके बजाय वह खाने की मेज के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ अपने पिता और मां के पास गया और उनके सामने रुक गया। विक्रम प्रताप सिंह की हरकतें देखकर उसकी छोटी बहन का मुंह खुला का खुला रह गया। उसका भाई क्या कर रहा था? क्या उसे नहीं पता था कि पिता और मां अभी भी अपने गुस्से के चरम पर हैं? ऐसे समय में उनके पास भागना आत्मघाती था। हालांकि कुछ ऐसा हुआ जिससे छोटी लड़की और भी अधिक हैरान रह गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इस मामले में मैं दोषी हूं। मैं उनसे अपने रिश्ते तोड़ दूंगा और भविष्य में उनसे दूर रहूंगा। विक्रम प्रताप सिंह ने सिर झुकाकर माफी मांगी। छोटी लड़की ने अपनी चॉपस्टिक उठाए और अपने भाई को गौर से देखा। वह इतनी हैरान थी कि उसका निचला जबड़ा जमीन पर गिरने वाला था। क्या हुआ? ये सोचकर कि उसका भाई अपनी गलतियों को स्वीकार करने की पहल करेगा। क्या उसने निश्चित रूप से गलत सुना था? अपनी आंखें रगड़ते हुए उसने पुष्टि की कि वह कुछ सुन नहीं रही थी। भव्य हॉल में भारी और शांत वातावरण थोड़ा हल्का हो गया। डाइनिंग टेबल की मुख्य सीट पर एक अधेड़ उम्र की महिला बैठी थी जो पन्ना रंग का रेशमी लबादा पहने हुए थी और उसके बाल कंघी करके जूड़े में बंधे हुए थे। इस समय सुंदर महिला की आंखों में अविश्वास की चमक थी और उसका चेहरा थोड़ा सा झुर्रीदार था। क्या इस बच्चे ने सचमुच अपनी गलतियां स्वीकार की? कामिनी जी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने उसे इस मामले पर अनगिनत बार समझाया था, यहां तक कि उसका मन बदलने के लिए बेंत मारने और घर में कैद करने का भी सहारा लिया था। लेकिन उसका उसकी बातें सुनने का कोई इरादा नहीं था। कभी कभी कामिनी जी खुद को एक असफल मां समझती थी। इससे वह बेहद उदास हो जाती थी। लेकिन उसने कभी अपने बच्चों के सामने यह बात जाहिर नहीं की थी। लेकिन इस बार उसने अपनी गलती स्वीकार करने की पहल की। क्या ये बच्चा वाकई बेहतर के लिए बदल गया? उस समय कामिनी जी थोड़ा डर गया था। वह चाहती थी कि उसका बच्चा सच में बेहतर हो जाए, लेकिन उसे डर था कि यह सिर्फ उसकी ख्वाहिश ही साबित होगी। आखिरकार अतीत में उसका प्रदर्शन बहुत ही घिनौना था। तुम बेवफा बेटे हो। तुम अभी भी अपनी गलतियां स्वीकार करना जानते हो। ये बर्फ की तरह ठंडी आवाज थी। यह विक्रम प्रताप सिंह के पिता विजय जी की आवाज थी। उनका चेहरा सख्त था और उनकी नजर इतनी तीखी थी कि किसी पर भी ऐसा दबाव पड़ता था, मानो कोई भाला सीधे उनकी ओर वार कर रहा हो। पिता को प्यार करने वाला होना चाहिए और बेटे को संतानोचित होना चाहिए। हालांकि विक्रम प्रताप सिंह को विजय जी की नजर से दबाव महसूस हुआ, लेकिन वह जानता था कि उसके पिता पहले से ही अपनी ताकत पर नियंत्रण रख रहे थे ताकि उसे चोट न पहुंचे। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि रहमान के लिए अपने किए पर पश्चाताप करना असंभव है? क्या तुमने उसे अपनी गलतियां स्वीकार करते नहीं सुना? शुरुआत में कामिनी जी को चिंता हुई कि विक्रम प्रताप सिंह सिर्फ उसे सांत्वना देने के लिए ये शब्द कह रहा है। फिर भी
फादर विजय जी की बातें सुनकर वह तुरंत नाराज हो गई। शाही दरबार में यह नियम था कि महिलाओं को राजनीति में दखल नहीं देना चाहिए। और इस तरह कामिनी जी ने कभी भी फादर विजय जी के सैन्य और राजनीतिक काम में दखल नहीं दिया। हालांकि चूंकि फादर विजय जी अक्सर सेना की कमान संभालने के लिए बाहर रहते थे, इसलिए घर और चारों बच्चों की देखरेख मुख्य रूप से मैडम ही करती थी। बच्चों की शिक्षा के मामले में मैडम के पास परिवार में पूर्ण अधिकार था। विक्रम प्रताप सिंह का सिर नीचे झुका हुआ था, लेकिन उनका हाव भाव स्पष्ट रूप से समझ में आ गया था। उसके पिता का चेहरा अभी भी सख्त था और उसने उसे सीधे देखकर मना कर दिया। हालांकि उसका चेहरा थोड़ा शांत हो गया था और वह अब पहले जैसा सख्त और कठोर नहीं था। स्पष्टतः उनका माफी पूरी तरह से बेकार नहीं था। मैं पिता की डांट सुनूंगा। रहमान पहले बहुत जिद्दी और मूर्ख था, जिसके कारण पिता और मां को दुख हुआ। आज से रहमान नए दोस्त से बदल गया। विक्रम प्रताप सिंह ने अपना सिर अभी भी झुकाए हुए कहा। उस एक वाक्य में फादर राइट्स और मदर्स राइटर्स के सिर को ऊपर उठाया गया है। वे दोनों ही लेखों की आंखों में आश्चर्य देख सकते थे। ये दिशानिर्देश कि वह निर्देश दिए जाने पर पलटकर उत्तर नहीं देगा, शायद आज सूर्य पश्चिम से निकलेगा। ऐसा हो सकता है कि वह क्षण भर में माफी से मुक्त हो सके, लेकिन उसका उत्तर स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं था। क्या ये बेवफा का बेटा सर्वश्रेष्ठ के लिए बदला गया है? रहमान, अपने पिता की बातें मत सुनो। जल्दी से बैठ जाओ। एक परिवार के रूप में हमें एक साथ मिलकर खाना बनाना चाहिए, क्योंकि यह कठोर व्यवहार नहीं रखना है। मां वांग जल्दी से बोली है। विक्रम प्रताप सिंह ने उत्तर दिया। वह बिना अनुमति के अपनी सीट पर चला गया और बैठ गया। उसका चेहरा भी उड़ गया था और वह टैटू में डूबा हुआ था। फादर विजय जी और मां कामिनी जी ने अभी तक खाना शुरू नहीं किया था, इसलिए विक्रम प्रताप सिंह भी गतिहीन रही। उनके इस कार्य से फादर सच और मदरसा राइट की पुनः स्थापना ने आश्चर्यचकित कर दिया। ये बच्चा एनोटेट बदल दिया गया है। इस समय जो सबसे ज्यादा खुशी और राहत महसूस कर रही थी, वह थी मदर कामिनी जी हुआ। ये कौन आशा नहीं करता कि उसका बेटा ड्रैगन स्वर्ग तक उड़ जाए। फिर भी इस बच्चे के व्यवहार ने बार बार अपना दिल तोड़ दिया। ऐसा क्या हो सकता है कि उसकी प्रार्थनाएं सुन ली गईं और यह बच्चा आखिरकार समझ गया। इस बार कामिनी जी अपने दिल में चमकती खुशी से लगभग रो पड़ी। विक्रम प्रताप सिंह के परिवार को मुख्य रूप से विक्रम प्रताप सिंह के परिवार को सौंपा गया था, जबकि सिंह राजवंश को पूरे राजवंश को नामित किया गया था, जिसमें राजवंश को भी शामिल किया गया था।